अब क्या करते हैं, इधर देख लीजिए आप लोग फटाफट पहले। वो वाला पेन दो, डॉट है। अब देख रहे हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए। हम लोग समझ लीजिए सारा काम कर लिया आपने एक इंडिविजुअल पर्सन के। इनको देख नहीं देता। अब ये इन्होंने अपने 5 हेड से या कहाँ-कहाँ से इनकम कमाया है ये आपने देख लिया। हम क्लाइंट को पहले देखते हैं इसकी हेड्स ऑफ इनकम, राइट? इसकी हेड्स ऑफ इनकम आप देख लो और उस हेड्स ऑफ इनकम को देखने के बाद में आप यहाँ पे देख लो सबसे पहले कितनी इसकी टोटल इनकम हुई है, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी इनकम हुई है और टैक्स लायबिलिटी क्या है। ये तो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन ये आता है आपके पास में इनकी आईटीआर फाइल की जाए। क्या की जाए? आईटीआर फाइल की जाए। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पता है हिंदुस्तान में इंडिविजुअल ही नहीं है, इंडिविजुअल ही नहीं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। फर्म भी है, कंपनी भी है, राइट? इंडिविजुअल भी है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, कि पिछले तुम जो प्रीवियस ईयर में जितनी इनकम कमाए हो, असेसमेंट ईयर में अपनी आईटीआर फाइल कर दो। रूल तो ये है कि पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जितनी आपने इनकम कमाई है, अगले जब असेसमेंट ईयर की बात आएगी 1 अप्रैल से आपका रिटर्न का ड्यू डेट आ जाता है कि आप 1 तारीख से जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो आप अपनी रिटर्न फाइल करा लीजिए। अपनी क्या करा लीजिए? रिटर्न फाइल करा लीजिए। ये रूल होता है कि 1 तारीख से शुरू हो जाता है। एक हमारे हिंदुस्तान में होता है लास्ट डेट किसी चीज का। क्या होता है? लास्ट डेट। तो लोगों के दिमाग में 1 तारीख नहीं दिखाई देता, वो लास्ट डेट दिखाई देगा, यानी 31 जुलाई को हमें फाइल कराना है, 31 जुलाई को हमें जाना वहां पे। तो इन्होंने भी इस पे कंडीशन बता दिया कि यहाँ पे 2 चीजें, एक तो फॉर्म आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस बंदे के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। 2 तरह से आईटीआर फाइल करेंगे, एक होता है मैनुअली होता है, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, ऐसे समझिएगा। मैनुअल तो खत्म हो गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप उसकी इनकम देख लीजिए, 7 तरह के फॉर्म आते हैं। फॉर्म कितने होते हैं? 7 तरह के फॉर्म आते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7। ये सारे फॉर्म्स जो दिए गए हैं वो ये कहा जा रहा है कि बंदे की अगर इतनी इतनी इनकम यहाँ से होगी, इतने की टर्नओवर होगा, तो इस हिसाब से फॉर्म तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके इनकम के हिसाब से उसका फॉर्म जाएगा। अगर कोई बंदा सैलरी पर्सन है या कुछ उसकी अदर इनकम है, ठीक है, तो आईटीआर 1 फाइल करेगा। ये कभी कभी बदल भी जाता है, इसमें चेंजेस भी आता है, लिमिट भी चेंज हो जाता है। 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदर इनकम में भी क्या होना चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे आईटीआर 7 कंपनी है या बिज़नेस है तो आईटीआर उसका अलग है। अलग है, मानते हो कि नहीं? तो फॉर्म आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद में जो ड्यू डेट होता है, वो आप अपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दीजिए। अदर पर्सन की बात कर रहा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए हमेशा नियम बना दिया गया है 31 जुलाई, ये लास्ट डेट होता है। ये लास्ट डेट होता है, इसके आगे बढ़ने की मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन आएगा तभी होगा, और नहीं हो सकता। लेकिन क्लाइंट बहुत लेट आता है और कहता है आईटीआर पर, तो गवर्नमेंट हमारे वहां पे ड्यू डेट इसके बढ़ाते जाते हैं, इसलिए फिक्स नहीं होता है। फिर भी हमको 3 डेट याद रखना है, 31 जुलाई, 30 सितंबर, जिसके ऑडिटेड होने हैं। पीजीबी भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
जिसके बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनाने हैं, जिसकी ऑडिट होनी है, उसके लिए लिमिट 31 जुलाई नहीं है, उसके लिए क्या है, 30 नवंबर है। और कुछ स्पेसिफाई है जिसकी रिपोर्ट लगने हैं, ऑडिटेड होने हैं, उसके लिए 30 नवंबर है। कंपनी केस में कंप्लायंसेस के 30 नवंबर। टीडीएस में भी आपने इसे देखा था कि पेमेंट कटेगा किसी और डेट को और जमा क्वार्टरली किसी और डेट को, ये देखा था कि नहीं, यही डेट पे आपको याद रखना है। सर परेशानी कहाँ हो रही है, ये तो हर कोई कर देगा, नहीं करता है। सही डेट पे कर दे तो आदमी की टेंशन ही फ्री हो जाए, फिर डिपार्टमेंट क्या है इतने लोगों को फिर सरदर्दी बढ़ाए। नहीं करता है, भूल जाता है, मिसिंग होता है, बहुत झूठ बोलता है, तो डिपार्टमेंट तो जानता ही कि एसएससी ईमानदार है, तो डिपार्टमेंट सोचता है, बट होता रियलिटी में है या नहीं है, वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमने सही देखिए एक बात और सुन लीजिएगा यहीं पे, आईटीआर सही टाइम पे भरना एक सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हें दो ये मिल जाएगा। पहला, टीडीएस जिसका कटता उसको सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में टीडीएस रिलीज हो जाएगा। साहब बात समझ में आई कि नहीं? आईटीआर फाइल करने का यही एक फायदा होता है कि जैसे जैसे आईटीआर जाते हैं इंस्टॉलमेंट होती है आपकी। पहला इंस्टॉलमेंट में जो पहले फाइल किए उनको दे दो, फिर गवर्नमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिड्यूस करती है, फिर थर्ड करती है, ऐसे चलाती है। तो पहला एडवांटेज तो आपको वो मिलेगा टीडीएस को लेकर, कि जिसका टीडीएस कटना है होता है, आईटीआर सही टाइम पे भर देगा तो उसको टीडीएस यहाँ पे सही टाइम पे ही पहले इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? अरे टीडीएस रिफंड क्लेम यार, आप टीडीएस का मतलब ये वही जो बात कर रहा, टीडीएस रिफंड क्लेम की बात कर रहा हूँ मैं ना, कि आईटीआर फाइल करोगे तो तुम्हारा रिफंड क्लेम हो जाएगा, राइट? मैं वही सोच रहा था सारा टीडीएस क्या होता है, अभी तो सर बता रहे टीडीएस टीडीएस, इसमें ये कह रहे हैं, मेरा मतलब है। दूसरी एक ये चीज, कभी कभी क्या होता है कि आपसे गलतियां हो सकती है। अब कुछ लोगों की बात छोड़ देना कि गलतियां उनसे हो ही नहीं सकती है, कुछ लोग होते हैं ऐसे कहते हैं मुझसे गलती हो ही नहीं सकती है, तो उसकी बात में नहीं करता, एक्सेप्शनल है वो। तो अगर गलतियां हो सकती है तो गलतियां रिवाइज करने का आपको मौका मिल जाएगा। असेसमेंट दो तरह से होता है, एक सेल्फ असेसमेंट होता है, पता है ना? सेल्फ असेसमेंट किसे कहते हैं? डिपार्टमेंट मौका देता है, साहब आपसे कोई चीज हो सकता आप भूल गए हो, कुछ छूट गया हो, आप देख लीजिए, इंटीमेशन बाद में दे देता पहले आपको कि आप चीजों को जो कर रहे हैं चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे आपके खिलाफ। हो सकता है आप भूल गए हो, आपको ना पता हो, तो आप फिर उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का डेट है। अब जब तुम लेट ही रिटर्न फाइल किए हो तो रिवाइज कहां से हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? एक होता है बिलेटेड रिटर्न, होता नहीं है, जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता नहीं है, जैसे बिलेटेड रिटर्न कर दिया। हो सकता है टाइम पे आप नहीं हो, कहीं बिजी हो, ना कर पाए हो, तुमको और एक मौका दिया जाए बिलेटेड रिटर्न का, ठीक है? वो भी हो गया। उसके बाद में इनका कहानी शुरू होता है इंटरेस्ट। एक सेक्शन लाया गया 234F, क्या लाया गया? 234F लाया गया। 234A, 234B, 234C तो है, एक नया सेक्शन ये भी इंट्रोड्यूस हुआ, और इसमें बढ़ाया भी गया कि लोग लापरवाही जो कर रहे हैं इसको बढ़ा दिया जाए लिमिट इसका। रिटर्न फाइल कराने के लिए आते रहेंगे दिसंबर तक, डेट अप्रैल से जुलाई तक, जुलाई के बाद में क्या बढ़ेगा डेट? बिल्कुल बढ़ेगा। फिर वो टर्नओवर बेस पे उसकी लिमिट और पेनाल्टी के साथ आप भर सकते हो। हाँ ठीक है, गलती हो गई भर दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ टैक्स देना है, आप तो इतनी पहले लेट फीस और प्लस टैक्स दो, उसके बाद जाओ आपकी रिटर्न फाइल कर दी, राइट? प्रॉब्लम जहां होती भाई, सब कुछ है, रिटर्न सारा कुछ है, अब तो एक पेन नंबर आपके पास है। अच्छा, पेन नंबर ना हो आपका तो रिटर्न फाइल हो सकता है साहब? रिटर्न फाइल हो सकता है। और पेन नंबर से आधार लिंक का कुछ कॉन्सेप्ट आया कि उसको भी लिंक करा लीजिए आप। वो सब कहानियां जो बनाई जा रही है, वो कहानियां ये बनाई जा रही है
कि आज के डेट में बहुत लोग के पास 20-20 अकाउंट है, 10-10 अकाउंट है। हम अगर एसबीआई में पैसा जमा करते हैं तो डिपार्टमेंट को थोड़ा पता है। और एसबीआई में ज़्यादा पैसा ना जमा करो, एचडीएफसी में जाके जमा कर दो, किसी को थोड़ा पता चल पाएगा। उसके बाद में वहाँ ना जमा करो, किसी और बैंक में जाके जमा कर दो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया आज अगर ये अकाउंट खुलाना है तो आईडी प्रूफ में बगैर आधार के मुझे नहीं लगता अकाउंट खुलेगा बैंक। मैंडेटरी कर दिया ना, मैंडेटरी कर दिया, केवाईसी अपडेट कर दिया और ये भी कह दिया कि जिसके जिसके लिंक नहीं है बंद भी कर दिया है, अकाउंट बंद कर दिया है। आधार लिंक का डेट था, अभी डेट बढ़ाया गया है, शायद इसका भी डेट बढ़ गई है। फिर भी कहा जा रहा, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं बढ़ते, नहीं करते हैं, आधार पेन से लिंक ही नहीं साहब उनका। तो अब वो भी कह रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, एक और समस्या है, लोगों को नोटिस आने का एक सबसे बड़ा जो रीजन है, नोटिस का मतलब डिपार्टमेंट में जितने बंदे बैठे हैं भाई, उनकी जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उनको काम लेगी कि नहीं लेगी, चेकलिस्ट दे देगी। पकड़ो इन सबको, रडार में जिसकी इनकम है, और उनको देखो, स्क्रूटनी कराओ। क्या कराओ? स्क्रूटनी होती कि नहीं होती है? सेल्फ असेसमेंट क्या, ये सब सारे प्रोसीजर के बाद में फिर ये बात आती है, स्क्रूटनी के लेके बैठते हैं, उसके बाद में उसको फिर फटाफट नोटिस भेजते हैं हर सेक्शन के तहत। अब किसी के अकाउंट में सर 2,40,000 रुपये अपनी इनकम दिखाया सैलरी से, कहीं पे काम करता था, 60 लाख रुपया अदर इनकम दिखा दिया, इसको नोटिस आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। ये अदर इनकम माने कहां से कमाया आपका, क्या डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछ सकता? आपसे मांगा है, जब सवाल जवाब मांगा है। आईटीआर भरने के 5 साल तक आप कोई भी डाटा मिस नहीं कर सकते, पता है कि नहीं पता है? आईटीआर जब फाइल करते हैं, जिस बेस पे करते हैं, उसकी डाटा 5 साल तक आप हटा नहीं सकते। 5 सालों तक डाटा होना चाहिए आपके पास, कभी भी आपको आपका असेसमेंट हो सकता है। 2015 का असेसमेंट इस समय चल रहा है, तो क्या कहते, डाटा ही नहीं हमारे पास सर। या अकाउंटेंट आया तो सब जला के चला गया, या प्यून आया था चपरासी बीड़ी पी के छोड़ दिया, पूरी फाइल जल गई। नहीं कर सकते ना, डाटा होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मैंडेटरी मांगेगा, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कोई बनाता भी नहीं। तो अब इसमें इनकम टैक्स अपनी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को आपको वहाँ पे चीज़ें असेसमेंट करके बताएगा। सेल्फ असेसमेंट होगा, फिर आपका क्या नाम है, स्क्रूटनी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, बिलेटेड कब कर सकता है, रिवाइज रिटर्न कब कर सकता, उसी के बारे में। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है बिलेटेड का, जो पूछेगा आपको यहाँ पे, ये नहीं पूछेगा इसके बारे में, कहानी नहीं पूछेगा, बट टॉपिक पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि ये चीज़ बता दी साहब, ये कैसे होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में जानकारी करते हैं, उसके बाद में इसका असेसमेंट प्रोसीजर सीखते हैं। पहले हेड सीख लिया आपने, इनकम निकालना सीख लिया है। अब फॉर्म तो आपको पता है 1 से लेकर 7 फॉर्म होते हैं, पढ़ के जाना। हो सकता है इस वाले किसी में पूछ ही ले, फॉर्म नंबर 1 किसके लिए है, नहीं तो एक पेज में इसका स्क्रीनशॉट आता है, वो आप देख लीजिएगा, उस पर किसका किसके लिए कितना अप्लीकेबल है, कौन से फॉर्म है, ठीक है? देन अब मुझे आपको रिटर्न ऑफ इनकम के लिए, फाइलिंग के लिए, अगर रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करते हो आप, टाइम पे रिटर्न आप फाइलिंग नहीं करते, तो आपके ऊपर क्या एक्शन किया जाएगा, कितने डेट में किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया आपको यहाँ पे, ठीक है? आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या हुआ भैया सर, कुछ परेशान है क्या आप? शुरू एग्जाम कौन सा? अब मैं आपको सारे फॉर्म्स के बारे में भी चर्चा उस पर कर लेंगे कि कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे पहले फाइलिंग ऑफ रिटर्न खुली हुई है, इस पर डिस्कस कर ले, फिर फॉर्म बता देंगे कौन से फॉर्म किसके लिए। प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता चीज़ों को आप लोग को, इसलिए भी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा नया आया है और ये चल नहीं रहा सिस्टम प्रॉपर, वरना एक बार सारे फॉर्म दिखा देता। फॉर्म एक तो आसान, लेकिन बिजनेस का जब फॉर्म भरोगे तो उसका थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, वहाँ कंप्यूटेशन बनाना पड़ता है, बगैर कंप्यूटेशन का फॉर्म नहीं भरेगा। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है सब, बिजनेस के लिए सबके अलग अलग है, अभी उस पर डिस्कस कर लेंगे किसके लिए क्या है ना।
चैप्टर नंबर 17 फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर, सेक्शन 139(1). सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 किसके लिए बताता है? रिटर्न ऑफ इनकम के लिए। किसको किसको रिटर्न भरना कंपलसरी है, ये सेक्शन 139 बताता है। ठीक है, ये 1 रुपया ना कमाते हो, 1 रुपया ना कमाते हो, जैसे हम लोग 2.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा हमारी इनकम होती है तभी हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए, वरना फाइल करे ना कर कोई मतलब नहीं। मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल हमारे पास, एक लिमिट के बाद में ऑप्शनल, भरे ना भरे कोई मतलब नहीं। लेकिन फर्म है आपके पास, ये कंपनी है, 1 रुपया भी नहीं कमाते आप, 1 रुपया आपका इनकम नहीं हुआ है तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। समझ में बात आई कि नहीं आई? सेक्शन 139(1) रिटर्न ऑफ इनकम कह रहे भैया अगर आपके पास कंपनी है, फर्म है, तो आपके लिए मैंडेटरी है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। लेकिन अदर देन कंपनी है, फर्म है, तो इफ टोटल इनकम एक्सीड एग्जाम्पशन लिमिट, अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है तो ही आप आईटीआर फाइल करें, वरना आईटीआर फाइल ना करें। बोले भैया पक्का? नीचे कह रहे साहब बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 इन द केस ऑफ मे बी, जो उसको छिपा दिया गया है उसके पीछे एक लॉजिक आया है, रीजन आया है। पहले ये था डिडक्शन देने का, जो नया क्लॉज लेगा, नया रिजिम टैक्स जो लेगा, ये सब करने की जरूरत, अब डिडक्शन का, रिवेट का उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे सीधे टैक्स पे आए जो आए दे दीजिए। अगर आप ओल्ड रिजिम में अपनाते हैं, ठीक है, तो आपको सारे डिडक्शन ये से एप्लीकेबल, ठीक है। रिवेट सुन लीजिएगा, एक नंबर में रिवेट 87A एट दिस टाइम जितनी टैक्स तुम्हारी ड्यू हो रही है, और 12,500 विच एवर इज लोअर, इतना अलाउ होता है, 87 में से एक छूट मिल जाएगी। इसीलिए 5 लाख रुपए तक का इनकम पे जीरो टैक्स लगता था। लोगों के बीच में जब कॉन्सेप्ट आया गया, जब 2,500 से 12,500 किया गया, तो लोगों को ये लगा कि एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिया गया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहां नहीं चेंजेस किया था, रिवेट में चेंजेस किया था। राइट, आगे आते हैं, आ जाइए नीचे क्या लिखा है, रीजन ऑफ, यहाँ पर रीजन मुझे यहाँ पे जो न्यू फोर्थ एंड फर्स्ट प्रोविजन जो सेक्शन वाइज दिया गया है उसके बारे में आइए नीचे हम कुछ चीज़ के बारे में डिटेल पर डिस्कस करेंगे। वैसे काम की जो रिलेवेंट ज़्यादा चीज़ दिख नहीं रही मुझे यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार क्या करता हूँ मैं देख लेता हूँ। हाँ चलो पढ़ लेते, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन यहाँ पे दिया गया एज पर फोर्थ प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, पर्सन बीइंग रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्यारे बच्चों बताओ साहब, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। Who is not required to furnish the return of under section 139, किसके लिए भैया? Who is not required furnish return किसके लिए यहाँ पे? Being resident and ordinary resident under section 139(1) में। Who has any asset including financial interest and any क्या नाम entity located outside India, signing authority of any क्या नाम account outside India shall furnish return of income the last provision prescribed। सुन लीजिए मेरी बात, 139 में वो लोग नहीं रखे गए हैं जिसकी इनकम हिंदुस्तान छोड़ के अदर कहीं से भी होती है तो इसमें नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो हिंदुस्तान में है केवल तो जिनके लिए ये नियम लाया गया है। लेकिन जो हिंदुस्तान से बाहर उनके पास घर था, मान लीजिए पाकिस्तान में, वहां से पैसा आता था, लंदन में खेत था वहां से पैसा आता है, ठीक है, या और भी चीजें वहां पे जो उन्होंने किया हुआ है वहां से कुछ चीजें इनकम हो रही है, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं की जाएगी, इस फॉर्म के तहत नहीं लाया जाएगा। राइट, बात समझ में आ गया ना? क्या कह रहा सवाल, बोलो भैया आप लोग, समझ में आ गया ना? राहुल भैया डर लग रहा है आपसे मुझे, बर्लियान क्यों, क्या नाम है,
कोल्ड तुम्हें कैसे हो जाता है? पीते होते हो क्या कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो? आइसक्रीम? बहुत खतरनाक है, मैंने भैया लगा लो। आज गरीब आलो करे कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम चलन टलेगा। और क्या होगा? और क्या होगा? हाँ कुछ नहीं हो सकते, बात मानता हूँ। तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्टर के अंदर है, कुछ नहीं होगा इनको। आलोक है। चलो, ये कोल्ड मौसम चेंज हो रहा है इस समय। नहीं मौसम चेंज हो रहा है। हाँ? इनको मौसम या कोविड? मौसम ना, हाँ मौसम अक्सर हो जाता है। मेरे भी क्या हो गया? अबे तो लगा क्यों लिया तुमने, फर्क नहीं है तो? हाँ ये भी हो सकता है। एज पर एग्जिस्टिंग लॉ जो दिया गया है, वो आपके लिए रिलेवेंट की चीजें नहीं, क्या मैं जो जो चीजें वो बताऊं, बाकी चीजें क्या मतलब है? बाकी की सारी चीज बताइए। नहीं तो बाकी जो है ही नहीं, वही नहीं, वो सब चीजें मैं सिंगापुर ये दुनियादारी की क्या मतलब लॉ? मैं हिंदुस्तान का लॉ बताऊं, बाहर का लॉ क्या मतलब है इसमें ना? इतना टाइम है ही नहीं, क्या मतलब है? वो बताइए बस। आ जाओ इधर, आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा। फिर वही सिंगापुर उसके बारे में बता रहे, कुछ प्रोविजंस दिए गए, उस वाले पेज पे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। उनकी सेक्शन आपको पता है इसका सेक्शन किस में आता है? रेसिडेंट वालों की इनकम कहाँ पे टैक्सेबल की जाती है? सेक्शन 5 से लेके 9 तक का ना? नहीं पता था? रेसिडेंशियल की जो, हाँ रेसिडेंशियल की इनकम जो होती है सेक्शन 5 से लेके 10 होती है, और 1 से लेके 4 जो होती है ना, वहाँ पे ये इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताता पूरा, क्या क्या चीजें रह जाएगी। सेक्शन 2 हमारा एग्रीकल्चर इनकम के लिए बताता है। अच्छा ये सब बता दें क्या यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है? कंपल कर देना। 15 से लेके 17 तक का बताता है, किसका? सैलरी का, है ना? 22 से लेके 27 बताता है हाउस प्रॉपर्टी बताता है, और 28 से लेके 44 डीबी बीजीबीबी 44 ना, उसके 45 से बताता है हमारा कैपिटल गेन, ठीक है? 60 हमारा बताता है क्लबिंग ऑफ इनकम वाले सेट ऑफ वाले की बात जो करेगा, तो सारे सेक्शन यहाँ पे कहिए तो दिखा देंगे इसको, किसके तहत कहिए। हाँ सेक्शन 10 एग्जम्पशन, और इसमें भी दो तरह का, पार्सली एग्जम्पशन या फुल्ली एग्जम्पशन, यही तो बताएगा, पार्सली वो होगा या फुल्ली होगा, ये बताएगा। एग्रीकल्चर इनकम। अब आइए यहाँ पे सारी चीजों को छोड़ के, आउटसाइड इंडिया विदेशी को छोड़ के हम चले आएंगे सीधे सीधे इस पेज पे आते हैं जो हमें बताना है आपको। 17.3 पे, मतलब ज्यादा नीचे नहीं आए हैं, उसी पे आए हैं। मिला कि नहीं मिला? 17.3 पे आप नीचे आओगे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A दिया गया ना, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट कोई इंस्टीट्यूशन है साहब, सेक्शन 139 4A किसको बता रहा है? जो चैरिटेबल है एंड रिलीजियन ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में बताता है। इफ टोटल इनकम एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट बिफोर गिवन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, ये रिलेशन धर्म वाले जो है ना, ट्रस्ट वाले, ये 11-12 में आते हैं। इनके बाद अगर चीजें हैं जी, 15 क्वेश्चन आ जाए। हाँ इसके 15 80G 12 में दबा के रहेगा, 80CC वाले में वहां भी क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनेशन के आ जाए। हाँ एग्जाम्पशन के बता रहा है, 11-12 छोड़ के बाकी उसके बाद में जो होगा वो लग जाएगा इस पे। पॉलिटिकल पार्टी भैया वन किसमें दिया गया? पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है ना, उनकी रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 4B, पॉलिटिकल पार्टीज, जितने पॉलिटिकल पार्टीज दिए गए हैं उनकी बात हो रही है। इनके ITR फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, पहले तो किसको रिटर्न फाइल करना है पहले तो उनके कानून पढ़ लो भाई। पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करना नहीं करना एक बात कहाँ लिखी गई है? कौन बताता है? ये बात बताया जाता है, ये सेक्शन बताता है साहब, इस सेक्शन के तहत आपको रिटर्न फाइल किया जा रहा है। किसी को तुम मारते हो तो कहते हैं ना दफा 402 के तहत
आपको सजा सुनाई दे रही है, यानी उसमें चीज लिखा गया है कि किसी को मारना क्राइम करना है ना, मत मारना किसी को। आगे चलो, एग्जाम्पशन लिमिट इसकी पॉलिटिकल पार्टी 13 ये वहां पे दे रखा है अंडर सेक्शन, इनकी लिमिट है इतने। ये सेक्शन 10 में जो पढ़ाऊंगा एक बार, सारे एग्जाम्पशन कब क्लब है उसमें, 3 पेज का है पूरा। सेक्शन 10 से स्टार्ट होगा और सेक्शन शायद 89 या 60 समथिंग में सबके अलग अलग बारे में बताया गया है। ऐसे जनरली मैं बता दूं एक छोटा सा, एजुकेशन अलाउंस जो दिया गया 100 रुपीज वाला है ना, ये भी सेक्शन 10 में ही आता है। ग्रेजुटी जो बताई गई है 20 लाख रुपए तक का, साथ क्या है, एग्जाम्ड है। कहाँ लिखा गया, सेक्शन 10 में है ये। तो सबके सेक्शन 10 में जिसके सबके एग्जाम्पशन जो लिमिट है वो एक साथ क्लब करके पढ़ा देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना है, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस वालों के लिए कितना है, सबके अलग अलग दिए गए हैं, राइट। तो वो अलग से वहाँ लिखा गया हुआ है, तो एक साथ सबको देख लेंगे, ज्यादा आसानी रहेगी। बस ये आप फॉर्म देख लो किसके तहत उसको फाइल करना है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। लेकिन कह रहे साहब अगर सेक्शन 139 4C आ गया, बी सी डी इसी के आगे बढ़ाते जाएंगे, ये कोई हॉस्पिटल है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है एंड अदर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 अथॉरिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 46 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड यहाँ पूछने पे, तो उसमें भी कहा गया इसकी टोटल इनकम एक्सीड एग्जाम्पशन लिमिट बिफोर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, इस लिमिट के बाद होगा तो उसको भी आईटीआर फाइल करना होगा। इन सब के लिए भी लिमिट दी गई है, राइट। जैसे इंडिविजुअल के लिए दिया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट दिया गया है, ऐसे इसके लिए भी दिया गया है, ठीक है। फर्म के लिए लिमिट कितनी है साहब, कोई लिमिट नहीं है, जितना कमाओगे उस पर 30%। फर्म के लिए लिमिट कितनी है, जितना कमाओगे उस पर 30%, यही तो होता है। कैपिटल गेन पे लिमिट कितनी है, कोई लिमिट नहीं, जितना कमाओगे 20%, जितना कमाओगे 15%। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन बाकी कुछ चीजों पे लिमिट दी गई है। एग्रीकल्चर के लिए कितना बताया गया भैया, 5,000 तक का। और कौन सा एग्रीकल्चर इनकम, टी रबर कॉफी वाली की बात नहीं कर रहा है, टी रबर कॉफी की बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, वहां 60-40 का रेशियो है, राइट। अब आप यहाँ पे आते हैं अगले पॉइंट्स के। हेलो सर, हेलो, थोड़ा आप दूसरे क्लास में देख लीजिए, कोई है नहीं, कोई नहीं है आज सुबह से, थोड़ा देख लीजिए। वो एट रैंडम छुट्टी कर दी, क्लास लगा के बताया तक नहीं, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया है। देख लो, आप देख लो यार, फोन आ रहे हैं बच्चे। अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, लेकिन ये चीज पढ़ने लायक है आपको, कि सबकी लिमिट जानना जरूरी है। वरना रह जाते क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब जो जाते हैं ना ये सबके, तो ये सब तो फॉर्म तो भर, इनकी आईटीआर तो भरना है, लेकिन की लिमिट भी होती है, तो लिमिट भी जानना जरूरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। सेक्शन 10 पढ़ा देंगे एक दिन तो हो जाएगा। देखो सेक्शन 10 और जो मैंने पेज भेजा है, ये दोनों बहुत ही जरूरी, किसी दिन बैठ के 1-1.5 घंटे क्लास ये है जो आपको 50 नंबर में दोनों जगह पे बहुत मदद ही करेगा, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, और एक वो दोनों चीजें। अगला 139 4D लगातार इसकी दिए गए, जितने यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी इसके भी दिए गए, और इसके भी कह रहे हैं if the institution is not required for the fund is written any other provision of the act। इन सबके लिए एक अलग प्रोविजन दिया गया, बहुत सारे। एक बात बता दें, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो होते हैं, हम आपको और समझा दें थोड़ा सा, ये लोग एनजीओ बना के काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सीएमएस क्या है, एनजीओ है, एनजीओ, 1023C, राइट, एनजीओ कहता मैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा फीस किसके हैं, उसी के हैं। तो भाई अब अपने अपने सिस्टम, तो ऐसे उनकी लिमिट थी, उनको बहुत सारी छूटें दी जाती है, जो इस तहत में जाता है एग्जाम्पशन में, जो लिमिट ले लेता है उसको बहुत सारी छूट दी जाती है। ये भी है ना कि 85% वो जो भी आएगा उसका 85% वो उसी कॉलेज में ही खर्च करेंगे। हाँ उसी पे तभी तो इतना ग्रोथ करते देखते नहीं जा रहे हो, उनकी हिंदुस्तान छोड़ो साहब, अदर कंट्री में उनके स्कूल इंटरनेशनल प्रोग्राम, और क्या, उनके विदेश में चलते साहब, पूरे एशिया में फेमस है। बाहर वहाँ पे, और यहाँ के बच्चे बाहर, वहाँ के बच्चे, मतलब अच्छा खास फेमस के छोटा मोटा समझ रहे हो क्या। ऑल इंडिया जज की
अरे ऑल इंडिया जज की वो उसकी मीटिंग होती है। सर को तो हम तो कहते सिर्फ को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए साले को। हाँ, हमें चला रहे हैं, ऐसे लोग को बनाओ जो एजुकेशन में ग्रोथ लाए, बूम लाए चीजों को, समझे उन चीजों को आप। फाइनेंस मिनिस्टर को तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से माना, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को तुम बनाओ, हाँ, ये देखो सही क्या है। ग्रोथ करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो इन सब चीजों में तो स्पोर्ट्स मंत्री किसी स्पोर्ट्स वाले को बनाया स्पोर्ट को बनाओ ना, जो वो स्पोर्ट समझ नहीं पा क्रिकेटर रहे तो समझ स्पोर्ट्स। में तो उसको आए क्या होता है। तो अब वो सिस्टम है कि चीजें जानकार नहीं, चीजें अपना अपना चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। अब आइए सबके ड्यू डेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ड्यू डेट इन ऑल अबव केसेस एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। कंपनी है तो 31 अक्टूबर इसको रट लीजिएगा भैया। डेट बढ़ेगा घटेगा उससे मतलब नहीं है। कंपनी है उसका ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने का है वो 31 अक्टूबर है। ये नहीं 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ये नहीं है, ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट है। ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और इन अदर लॉ, ठीक है। पार्टनर फर्म या हुज ऑडिटेड इज कंपलसरी असेसमेंट जिसका है, तो उसके लिए जो डेट बनाया गया है। एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्दर रिपोर्ट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग, इसके लिए 30 नवंबर क्या दिया गया है। जिसके पार्टनरों की होती है ना ऑडिट रिपोर्ट जाती है, उसके लिए बन रही है, उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। अदर कोई एसएससी है, अदर कोई एसएससी है, उसके लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्या होगा 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। डन। 3 डेट को याद रखिएगा, डेट घटता बढ़ता है तो आप वो चीज ना बताएगा, पूछिए। ऑडिट रिपोर्ट हम लोग सबमिट जब करते हैं, जब सारी चीज उसकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑडिट हो जाती है, तो फिर उसको रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। तो रीजन ये होता है कि भाई ऑडिट आपकी भी होनी, इनकी होनी, इनकी होनी, इनकी भी होनी है। तो ऑडिट तो हो गए, फिर रिपोर्ट सबमिट के लिए टाइम देते थे वो लोग कि आप 30 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट करिएगा। या ना समझ में आए तो दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। आपका जैसे आईटीआर जब फाइल होता है तो आईटीआर फाइल कर देते हो, तो ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं लोग, नहीं करते ना। वन वन क्या नाम 120 डेज का टाइम होता है, 1 से 20 दिन का टाइम होता है। आप अपना नहीं वेरीफाई करा पाते हो या आधार लिंक नहीं है, तो आप क्या नाम है उसका प्रिंट आउट निकालिए और 1 से 20 दिन के अंदर आप उसको भेज दीजिए, बैंगलोर भेज दीजिएगा। राइट। और है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जितने रिटर्न काम होता है उसको फटाफट। अब मान लीजिए रिटर्न फाइल करता हूँ मैं, आपका फोन नहीं उठ रहा, ओटीपी हमें चाहिए, दो दो तो ओटीपी चाहिए आपको, एक आधार का दूसरा ईमेल आईडी का, 2 ओटीपी चाहिए। फोन नहीं उठ रहा तो मैं क्या बैठा रहूं, और एक समय बाद सिस्टम अपने आप लॉग आउट हो जाता, पता है कि नहीं आईटीआर। करते रहो अगर आपने फुलफिल नहीं कर पाए टाइम पे, अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा। आप ऑटोमेटिक सेव भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हाँ ऑटोमेटिक सेव करोगे तो वहां तक बचा रहेगा, फिर उसी पे खुल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रिटर्न फाइल पहले कर लो, जो मैंडेटरी रिटर्न फाइल हो गया तो हो गया, समझ ली डन आपका। ई वेरीफाई बाद में करना, अगर ई वेरीफाई कोई नहीं कराता है तो रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी, इनवैलिड मान ली जाएगी। बहुत केसेस में ऐसे को देखने को मिलता है। वो वाला चीज क्या जो आपका ई वेरिफिकेशन हो गया, तो ई वेरिफिकेशन के बाद वो जो फॉर्म 5 निकलता है उसको भेजने की जरूरत नहीं है बैंगलोर। अब नहीं, अब क्या जरूरत हो गया तो कोई बात ही नहीं है, वो जो उसमें लिखा रहता है, तो फिर जो तो ई हो गया। वेरिफिकेशन आप अगर ई नहीं हो रहा है वेरिफिकेशन नहीं किसी है कारण से, लिंक नहीं है, तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आपको तो ये आपकी प्रोफेशनल की नियम है कि उसको वो चीज करें, रूल्स होता है। रीजन ये होता है पूरे रूल्स पते नहीं होते, हम लोग काम करने बैठ जाते हैं तो जब वो आधे अधूरी फिर नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अब तो ये समझ लीजिए जिसके पेपर अच्छे हैं वो सबसे अच्छा बंदा है। आप चाहे लाख कितने सच्चे हो, अब आपको देख के डिसीजन नहीं, पहले ऐसा होता था लोग देख के हालात समझ के डिसीजन दे देते थे, अब ऐसा जानते नहीं ही था। नहीं है, फिर वो आपसे जितना फिर अब आपको कोई जानता नहीं, आप कौन है ये नहीं पता, आप कहाँ काम हो रहा है ये भी नहीं पता। तो आपके पेपर सही है तो आप सही है। आप पेपर बना के जितने अच्छे रिप्लाई देंगे, चीज़ों को बताएंगे, उतनी जितनी जल्दी हम समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी हम हाँ मान लेंगे। यानी सबूतों के आधार पर डिसीजन होगा आपके पास। कोर्ट बना दिया गया है, तमाम गवाहों और सबूतों के बीच मत देके
उसमें डिसीजन दी जाएगी। पेपर बनाइए, पेपर के हिसाब से चलेंगे, आप सही रहेंगे, पेपर नहीं रहेगा तो आप बच नहीं सकते। आप बच नहीं सकते, क्योंकि पेपर मेंटेन नहीं तो आप तो पहले इलीगल, आप तो पहले गलत काम कर रहे हो। उसके बाद पकड़े गए तो फिर तो आप जवाब देते देते थक जाओगे। अगला जाना तो नहीं सर, अगला जल्दी कर वो डेट बढ़ता घटता रहता सर। अब अक्टूबर में डेट फिक्स है, अक्टूबर कर दिया गया इसका। हाँ अक्टूबर है, फिक्स कर दिया गया है चीजों को। अब कोविड के चक्कर में सर दिसंबर भी चला जाता है ना, अभी भी जो आया है, अभी तो इधर भी बढ़ जाएगा ना आपका। अभी तो शायद इसमें क्या किया था, सितंबर तो किया शायद, अगस्त सितंबर 30 सितंबर किया है, अभी दिसंबर तक जाएगा ये भी आप जान लो। हाँ, लेकिन कभी कभी कहा भी नहीं जा सकता। जीएसटी में सर, जीएसटी में क्या किया, सितंबर उन्होंने कहा था ये लास्ट डेट का बके इंटीमेशन दिया, और जो भर पाया भरा नहीं, लोग ऐसे कहते बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ा, सबके ऊपर 4-4 लाख 3-3 लाख का पेनल्टी आया था जीएसटी में। अरे हाँ, प्रोफेशनल की और एसएससी की तो कमर टूट गई है। जीएसटी कैंसिल हो गई थी, जीएसटी चालू कराने के लिए बहुत रुपया लग गया था। अब जीएसटी ऐसे नहीं चालू करा सकते, और जीएसटी है तो आप ऐसे नहीं कि बस चालू नहीं लिया लेके बैठे रहो, आप प्रॉपर उस पर काम करें, वरना ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 रीड विथ सेक्शन 80 क्या बताता है, लॉस ऑफ रिटर्न। अगर कोई लॉस ऑफ रिटर्न है तो उसके बारे में सेक्शन हमें डिफाइन करता है, यहाँ बताता है उसको हम क्या करेंगे। लॉस अंडर हेड पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ लॉस ऑफ रिटर्न इफ फाइल्ड विद ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139। ये कह रहे भैया, लॉस का अगर ड्यू डेट पे आपने रिटर्न फाइल किया है, लॉस पे ड्यू डेट पे आप कोई काम करते मान लीजिए यहाँ पे ना, विद इन ड्यू डेट के अंदर, तो भी आप उसको क्या नाम है, शट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं किए तो उसको आप नहीं कर सकते। होता नहीं था सर कि मेरा इस साल लॉस हो गया, तो मैं कैसे मानूं लॉस हो गया, हमें ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बताना चाहिए था। अगर बगैर बताए तुमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो माना नहीं जाएगा। बोले क्लियर, अगर रिटर्न फाइल किया तो कैरी फॉरवर्ड सोच रहे हो, मतलब ये है इसका फोकस एरिया क्या कह रहा है। लॉस कैन बी शट ऑफ इवन इफ return of income is filed late, then loss under head house property and the unabsorbed depreciation can be carried forward even return is filed, क्या नाम है, फाइल लेट, लेट डेट है, लेट है। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ये कैपिटल गेन और पीजीबीपी के लिए खासकर ऐसा नियम बनाया कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बाकी अगर हाउस प्रॉपर्टी से और किसी चीज से है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। लॉस ऑफ अर्लियर ईयर इन विच द रिटर्न फाइल ड्यू डेट ऑफ द कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है वही बात है। बिलेटेड रिटर्न, टाइम भी हमारे पास कितना बचा है, अभी और करा देना इसके थोड़ा सा। बिलेटेड रिटर्न क्या कहते हैं साहब, वन, ये बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। कौन सा, बिलेटेड रिटर्न। इफ रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम ऑफ अलाउड अंडर सेक्शन 139 subsection 1 then it may be furnished before the end of relevant assessment year or before compliances of the assessment year whichever is earlier। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर ड्यू डेट पे नहीं फाइल किया, ड्यू डेट पे आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, वो मतलब टाइम पे रिटर्न नहीं, तो जो बिलेटेड होता नहीं है, तो जिस बिफोर कंप्लायंस जो यहाँ पे हो रहा है ना, असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट के पहले या जो रिलेवेंट है उसको खत्म होने इंड होने से पहले, दोनों में जो पहले विच एवर इज होगा अर्लियर, उसी पे अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। राइट, अगला पेज क्या है, कौन सा पेज है, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट का मतलब जैसे अगला साल है ना हमारा, हाँ, असेसमेंट जो हुआ है ना, असेसमेंट होने के पहले और ईयर इंड होने के पहले, इनमें जो पहले होगा उसी पे आप बिलेटेड कर सकते हैं। आगे चले भैया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, देव समझ में आ रहा है,
को बता दी नहीं ठीक कोई दिक्कत नहीं आप पूछिए बिल्कुल वही तो जाना मतलब क्या मैंने बताने तीनों बता दिया भैया। एक होता है आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो पहले तो गलती आप कर दी हो, रिटर्न नहीं फाइल करो टाइम पे, क्यों सर? लेकिन अब आपका असेसमेंट होगा कि नहीं होगा? आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो आपके ऊपर असेसमेंट करेगा नहीं करेगा? ओ भाई अब असेसमेंट मान लीजिए तो अगले ईयर असेसमेंट टैक्स होता है उस ईयर असेसमेंट भी होता। और मान लीजिए आप असेसमेंट करने के पहले और जो जिस ईयर हमारा असेसमेंट हो रहा है उसको ईयर एंड होने के पहले जो दोनों में से पहले होगा उसी के पहले आप अपना बिल भर लीजिए, बिलेटेड रिटर्न। ईयर कब बंद होता भैया? 31 मार्च ही तो खत्म होता है। असेसमेंट आपका कब होगा आपको खुद नहीं पता असेसमेंट कब होगा। हो सकता है मान के चलते अगले साल हमारा असेसमेंट होगा। वही उससे बड़ी दर्ज है, वही तो लिखा, वही तो बातें बता रहा है और क्या। लेकिन वो बिलेटेड रिटर्न होगा। हाँ बिलेटेड रिटर्न होगा ना कि रिटर्न होगा। नहीं 31 मार्च तक आप पढ़ रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन असेसमेंट क्या होता है अगले साल जब असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। हाँ हाँ नहीं वो नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट वो परमिशन लेनी पड़ेगी वहां पे। हाँ खुद हाँ बिलेटेड रिटर्न हाँ बिलेटेड नहीं है। हाँ उसके बाद में परमिशन आपको चूज करना पड़ेगा बिलेटेड रिटर्न। 31 मार्च के बाद नहीं बढ़ सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। अब 31 मार्च तक वो नहीं कह रहे उसके बाद की बात कर रहे हैं। 31 जुलाई चलो अगला पेज कौन सा है? सेक्शन रिवाइज रिटर्न किसे कहते हैं और रिवाइज रिटर्न हम कब फाइल करेंगे? रिवाइज रिटर्न भी हम लोग कब फाइल करेंगे? और रिवाइज रिटर्न के लिए सेक्शन दिया गया 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। अगर एसएससी कुछ भूल गया हो, रॉन्ग हो गया हो उससे कोई स्टेटमेंट, आप वहां पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो भूल गया भैया कहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में वहां पे कुछ भूल गया हो उसके लिए रिवाइज बना है। ये नहीं है कि वहां भरा नहीं है, वहां नहीं भरा उस डेट पे वो यार रिवाइज करना चाहेगा। ठीक है ये रिवाइज की बात हो रही है। वहां था वहां कुछ गलतियां हो गई, करेक्शन करना है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। कब हो इसके लिए डेट? विदिन द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिफोर कंप्लायंसेस ऑफ द असेसमेंट ईयर। वही बात असेसमेंट के पहले, इसमें से व्हिच एवर इज अर्लियर, वही बात आ गई। फिर यहाँ पे इसमें भी आप कर सकते हैं। अगला एक चीज और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट आपको पढ़ के जाना है, नोट बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। ओहो अच्छी बात, समझ बात आई क्या? अब पहले तो तुम नोट्स मोबाइल खोल के बैठो, अब इसमें देख रहे हो, नहीं तो बातें सुनोगे तो बातें नहीं समझ में आएगी। वही चीज मुझे लगता है मेरी बात सुन के अगर तुम समझोगे तो मैं तुम्हें देख के बता रहा हूँ चीजों को लेके, आप भी तो वहां देखो हाँ क्या हो रहा है। ठीक है बिलेटेड रिटर्न जो होता है हम रिवाइज नहीं कर सकते, राइट। अगला हाँ मैंने पेट की बातों में चला गया, मेरे को बता रहा कुछ और था, मैं इधर चला गया, सॉरी यार इधर चला गया, थोड़ा सा बता रहा कुछ और था। लेकिन चलो यार लोग यार तुम भैया देखा करो यार, हमारे चक्कर में हम तुमको देखेंगे नहीं यार, इधर कर ले तुम उधर वहां बैठा करो, सही बात है फ्रंट पे। यहाँ से कौन तो समझ में आता तुमको। चलो बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज रिटर्न को यहाँ पे दिया गया है रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न दैट कैन बी रिवाइज अगेन।
अब सेक्शन ज्यादा नहीं लिखना है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 डिफेक्टिव रिटर्न। अब यहाँ शुरू होगी कहानी अलग। कितने पेज के हैं इसमें साहब? 12 तक है, 7 है, 5 बचा ना अभी और टाइम लगेगा। हाँ, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 डिफेक्टिव रिटर्न और फॉलोइंग इज सेट, ये ना? हाँ हाँ 9 है। A return is thus said the defective if any of the following condition is not satisfied। क्या क्या कंडीशन आप नेट होगा तो डिफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर है द annexure statement, proof of tedious advance tax, trading and profit and loss account, audit report और स्टेटमेंट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन। हेलो, हाँ हाँ अभी 11 बजे मिलो फिर, ठीक है? बोलो भैया, डिफेक्टिव रिटर्न किसे कहते हैं साहब? जो 5 कंडीशन ना सेटिस्फाई कर पाए उसको क्या बोला जाएगा? डिफेक्टिव रिटर्न। 5 कंडीशन याद है? एनेक्सर जानते हो क्या? एनेक्सर स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट होता है। ये आपको वैसे बता दें, बता दो। हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो देखे होगा कि वहाँ पीएल में क्या करता हूँ, जो डिप्रिसिएशन आता नहीं है डायरेक्ट फिगर डाल देता हूँ ना। एनेक्चर में सारी चीज कैसे कैसे क्या क्या चीज लिखी जाती है, कैसे कैसे निकाला है, 182 डेज फुलफिल किया है कि नहीं किया है, जो अलग से लगाई जाती है एनेक्चर शीट, वो वही होता है एनेक्चर शीट उसका वर्किंग नोट कि जो जो आपने यहाँ पे डाला है फिगर, वो उसके बारे में कहाँ लिखा है, आपने क्या कैलकुलेशन क्या किया है, तो वो चीजें सारी इसमें मेंशन होती है, राइट? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन, जो आपने इनकम कंप्यूट किया है, राइट? वो सारी चीजें। इफ एओ कंसीडर रिटर्न इज द डिफेक्टिव, भैया एओ साहब ने कंसीडर कर दे रिटर्न इज क्या मान लेंगे उसको? डिफेक्टिव। एंड में initiate the defective SSC should be given an opportunity to rectify the defective within the period of 15 days। कितने दिन के अंदर? अंडरलाइन कर ले, 15 दिन के अंदर, 15 डेज। else return shall be क्या नाम है, इनवैलिड। क्या मान लिया जाएगा? 15 दिन के अंदर अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया तो ठीक है, वरना इनवैलिड दिखाएगा आपके रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न दिखाएगा। लोग आते कहते सर हमारा रिटर्न खुल ही नहीं रहा है, ये नहीं जानते कि ऐसी दिक्कतें हो गई है, कह रहे हमारा खुल ही नहीं रहा है। क्या किया, आगे चला जाए, रुक जाए यहीं पे। 139 भी क्या नाम, हाँ यार बस खत्म है, फिर चलो असेसमेंट शुरू हो गया, वेरी गुड, खत्म हो गया। ये लो सेक्शन 139 बी टैक्स रिटर्न प्रे प्रिपेयर प्रिपेयर होना चाहिए था इसको। क्या है नंबर 1, द सीबीडीटी में फ्रेम स्कीम प्रोवाइडिंग इफ स्पेसिफाई पर्सन फर्निशिंग their return of income through of TRP authorized to act such under the scheme। पहला नंबर। टैक्स रिटर्न पेपर क्या होता है बताता हूँ उसके बारे में भी हम। टीआरपी का मतलब समझ रहे हो ना? क्या? हाँ टैक्स रिटर्न पेपर, ये फुल फॉर्म में कहीं पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा। स्कीम, दिस स्कीम इज नॉट अप्लीकेबल फ्रॉम किस पे, कंपनी पे, इन केस ऑफ द कंपल्सरी ऑडिट है, तो स्कीम आपको वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, द फॉलोइंग आर नॉट अथराइज्ड एक्ट एज पर टीआरपी, क्या क्या है? ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक, लीगल प्रैक्टिशनर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इसमें नहीं आएंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे, नॉट अथराइज्ड होंगे। ये टैक्स रिटर्न पेपर वाले होते हैं, ये सीबीडीटी के ही होते हैं, ये सीबीडीटी के थ्रू ही होते हैं, वहाँ पे स्कीम में आते हैं ये, वहाँ पे इसके थ्रू दिया जाता है यहाँ पे स्कीम में। तो ये कभी कभार देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा इसमें देखने को यहाँ पे। तो कुछ बता दो, बारिश हो रही है? क्या बात कर रहे हो? बारिश हो रही है क्या?
पहला क्लास है नेगेटिव जाएगा छोड़ दीजिए भाई सबसे कल क्लास लेंगे